हम एक और नई सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और मुझे इसका आर्ट बहुत ही अच्छा लगा। ये कहानी धीरे धीरे इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि मैं बता नहीं सकता। इसलिए मेरा एक सजेशन है, ये कहानी आप एंड तक देखिए। आप इसे और सुनना चाहोगे तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक डार्क फॉरेस्ट से होती है। वहां एक पेड़ पर दो चिड़िया अपनी भाषा में आपस में बात कर रही होती हैं। वहीं एक रिवर पर एक हिरण पानी पी रहा होता है और दूसरा आसपास सावधानी से देख रहा होता है। और उसी घने फॉरेस्ट में एक झोपड़ी होती है जिसकी हालत काफी खस्ता होती है। इसके आसपास कटे हुए पेड़ होते हैं और डरावनी धुंध छाई होती है। फिर हम उस झोपड़ी के अंदर का सीन देखते हैं। वहां एक गंदे बोल से कुछ मक्खियां उड़कर न हिल रहे हाथ पर बैठ जाती हैं। उस हाथ की हड्डियां और नसें कमजोरी से बाहर आ गई होती हैं। जमीन पर लेटे लड़के को उसके पास बैठा बूढ़ा आदमी कहता है, नौजवान, तुम कई दिनों से ऐसे ही हो। जो भी बोझ है दिल पर उसे छोड़ दो। ये सुनकर वो लड़का गहरी सांस छोड़ते हुए दुखी मन से मन में कहता है, छोड़ दूं? हाँ, और कर भी क्या सकता हूं? मेरी इस हालत में तो बदला लेना नामुमकिन है। शायद इस कड़वाहट को पी लेने से ही मुझे थोड़ी शांति मिले, लेकिन मैं बस इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। फिर अपने चार दोस्तों को याद करता है जो उसके लिए भाई जैसे होते हैं। उन्हें याद कर कहता है, वो मेरे भाई जैसे थे, लेकिन उनकी मुस्कुराहटों के पीछे छुपी हुई धारदार तलवारें मैं पहचान नहीं सका और मैं उनके जाल में बुरी तरह फंस गया। ये ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उससे किसी एक भाई ने, जिसका हमें फेस नहीं दिखाया जाता, उसे फंसाकर झड़ दिया होता है, जिससे वो धीरे धीरे मर रहा होता है। वो बूढ़ा इंसान उसे पानी पिला रहा होता है, लेकिन तभी बूढ़े को कुछ महसूस होता है। वो पानी पिलाते हुए रुक जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। आसमान से बर्फ के क्रिस्टल गिर रहे होते हैं। ये देखकर बूढ़ा कहता है, अभी तो धूप थी, अचानक बर्फ क्यों गिरने लगी? कोई आश्चर्य नहीं कि हाल ही में अजीब घटनाएं हो रही हैं। पूरा मेपलवुड शहर दिन ब दिन बेचैन होता जा रहा है। फिर आसमान से गिरते हुए आइस क्रिस्टल को क्यूरियोसिटी से देखते हुए कहता है, ये कुछ बर्फ के टुकड़े चमक क्यों रहे हैं? और उस आइस क्रिस्टल को अपनी उंगली से टच करता है। बस टच करने से ही उसकी उंगली बर्फ में तब्दील होने लगती है और बाहर भी एक चिड़िया और हिरण उस आइस क्रिस्टल के कांटेक्ट में आते ही पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही हाल उस बूढ़े का भी होता है। बूढ़ा पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो चुका होता है और तभी उस बर्फ पर क्रैक आ जाते हैं और वो बूढ़ा आइस के साथ टुकड़ों में बिखर जाता है। उन चमकते आइस क्रिस्टल को देखकर वो लड़का मन में कहता है, ये बर्फ के टुकड़े दाव की शक्ति से भरे हुए हैं। इन्हें जरा सा छूना भी इंसान की मौत के लिए काफी है। तभी एक आइस क्रिस्टल उस पर गिरने वाला होता है। ये देखकर वो आंखें बंद कर कहता है, छोड़ो, मैं अपनी मौत को गले लगा लूंगा। लेकिन तभी आसमान से एक आग का गोला उसी झोपड़ी के पास आकर जोर से गिरता है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और उससे जो हीट निकलती है उससे आइस क्रिस्टल खत्म हो जाते हैं। उस आग के गोले को देखकर वो लड़का कहता है, इतनी प्रबल दांव की गूंज। तभी उसे आग के गोले में एक इंसान की इमेज दिख रही होती है। उसे देखकर वो कहता है, ये कौन है? धीरे धीरे आग कम होती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है। इसके लैंडिंग की वजह से इसके नीचे की जमीन धंस चुकी होती है और ये एक पावरफुल बंदा होता है। इसका पीछा इसके कुछ एनिमी कर रहे होते हैं। वो ऊपर आसमान में गुस्से से देखकर पूछता है, क्या बिना सोचे समझे लोगों को मारना और नरसंहार करना ही तुम्हारा दांव है? ये होता है छू नेशन का झोगवांगलिए। हम देखते हैं आसमान में बहुत सारे लोग होते हैं। तभी उनका लीडर जवाब देता है, नरसंहार? क्या मैंने सही सुना? झोगवांगलिए, तुम्हारी ऊंची निगाहों में क्या चींटियों की जिंदगी भी कोई मायने रखती है? ये होता है चिन नेशन का गोंग यांगबाई। ये भी पावरफुल बंदा होता है और इसके पीछे जो लोग होते हैं वो इसके डिसाइपल यानी शिष्य होते हैं और इसी आदमी ने आइस क्रिस्टल गिराए होते हैं। तभी सारे डिसाइपल मिरियड स्ट्रीम्स ऑफ सोर्ड रेन कहते हुए पानी के एरो बनाकर झो पर कंबाइन अटैक कर देते हैं। इस पर झो काउंटर अटैक में ब्लेजिंग सन कहते हुए एक बड़ा फायर का गोला बनाता है और उन आते हुए एरो की ओर फेंक देता है, जिससे वो एरो उस गोले से टकराकर खत्म हो रहे होते हैं। उस गोले की पावर देखकर एक डिसाइपल हैरान होकर कहता है, वाह, हमारी संयुक्त चाल मायरिड स्ट्रीम्स ऑफ सॉर्ड रेन
जो ए ग्रेड दांव कला के बराबर थी, पल भर में ही नष्ट हो गई। तभी उनका लीडर अपने मुंह में बहुत सारी हवा भरता है और जोर से छोड़ देता है, जिससे उनकी तरफ आ रहा फायर का गोला बर्फ में कन्वर्ट होने लगता है और ये अटैक होता है एक सांस, बाहर फ्रॉस्ट। फिर उस बर्फ के गोले को झुओ अपनी फायर सोर्ड से बीच से काट देता है और गोंग यांगबाई का नाम जोर से चिल्लाते हुए उस पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगता है। वो साइड देखता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि साइड से किसी ने उस पर चुपके से शार्प ब्लेड से हमला किया होता है। वो अपनी फायर सोर्ड से उन ब्लेड को जला रहा होता है। इसी अचानक हमले से वो फिर से जमीन पर आ जाता है। तभी उस पर आसमान से बहुत सारे ब्लेड से हमला होता है, लेकिन फिर भी वो बिना किसी खरोंच के बच जाता है और आसमान में देखता है उसे एक बड़ा सा बर्ड दिखता है। ये बर्ड एक रोबोट होता है और उसे कंट्रोल करने वाला आदमी झुओ को कहता है, तुम काफी खतरनाक हो। तुम सोल फ्लेइंग एग्नी के 9 yin प्रोफाउंड मैलिस फॉर्मेशन का दर्द झेलते हुए लड़ रहे हो। तुम कमजोर हो ही नहीं सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि चिन नेशन ने हमारे मो फैमिली से मदद मांगी। ये होता है मो फैमिली का मो जिंग्यू और ये यांगबाई के साइड से झुओ को मारने आया होता है। ये भी काफी पावरफुल होता है और अब 2 विरुद्ध 1 मुकाबला होने वाला है। इसे देखकर झुओ उसका नाम गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है मो जिंग्यू और उस पर अटैक करने जाने लगता है। यह देखकर यांगबाई अपने डिसाइपल्स को चिल्लाकर ऑर्डर देता है, सारे डिसाइपल्स फॉर्मेशन सेटअप करो, इसे अटैक करने का कोई मौका मत दो। इतना सुनते ही झुओ को चारों ओर से घेर लिया जाता है और वो डिसाइपल फॉर्मेशन बनाने के लिए एक अलग ही भाषा में मंत्र कहते हैं। उससे उनका गला गुब्बारे की तरह फूल जाता है और उनके मुंह से पानी के स्नेक बाहर आने लगते हैं। वो वाटर स्नेक झुओ को चारों तरफ से सर्कल बनाकर ट्रैप करने लगते हैं। ये देखकर झुओ चिल्लाकर यांगबाई को कहता है, गोंग यांगबाई, तूने अपने साथ पावरफुल 9 yin प्रोफेंड मलिस फॉर्मेशन लाई है ना, फिर भी तू मुझ पर ऐसे बोरिंग दांव कला यूज कर अपनी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहा है और आसानी से उन वाटर स्नेक को गाजर मूली की तरह काट डालता है। वो स्नेक टुकड़ों में जमीन पर गिरने लगते हैं। इस पर यांगबाई अपने डिसाइपल से पावर लेकर दोनों हाथों में एकत्र करते हुए कहता है, बोरिंग, झुओ ग्वांगलिए, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि यह तुम्हारा खेल है? फिर जोर से चिल्लाता है, फॉर्मेशन एक्टिवेट। इतना बोलते ही जो टुकड़ों में वाटर स्नेक कटे होते हैं, उनके हर कटे पार्ट से नए स्नेक बन जाते हैं और बहुत सारे वाटर स्नेक झुओ का एक पैर पकड़ लेते हैं, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका फायदा उठाते हुए एक स्नेक उसके कंधे को काट लेता है। यह देखकर झुओ मन में कहता है, ये वाटर स्नेक 9 yin गहरी दुर्भावना से शक्तिशाली बनाए गए हैं। मैं इनके कितने भी टुकड़े करूं, वो उन टुकड़ों से और नए बन जाते हैं, जिससे इनकी संख्या बढ़ती जाती है और इनके डसने से प्रोफाउंड यिन की पावर मेरे शरीर में घुस जाएगी, जिससे मेरे शरीर में दांव ऊर्जा का प्रवाह बंद हो जाएगा। तभी झुओ उस अटैक से संभल पाता। उससे पहले ही यांगबाई अपने मुंह से जोर से हवा छोड़ता है। यह होता है सेकेंड ब्रेथ ब्लड फ्रीज अटैक, जिससे जिन स्नेक ने झुओ को जकड़ा होता है वो आइस में बदलने लगते हैं। उस पर फिर से पहली सांस ठंडी बर्फ का श्वास, दूसरी सांस रक्त जमना और तीसरी सांस कठोर मृत्यु। ऐसे 3 एक के पीछे एक अटैक करता है, जिससे उन स्नेक के साथ झुओ भी आइस में तब्दील हो जाता है। यह देखकर बर्ड पर बैठा जिंग्यू इंप्रेस होते हुए कहता है, वाकई गोंगयांग क्लैन की सीक्रेट आर्ट काफी खतरनाक है। यहां तक कि झुओ ग्वांगलिए भी इसके सामने बेबस हो गया। इतना पावरफुल अटैक करने के बाद भी और नए स्नेक झुओ को घेर रहे होते हैं और फॉर्मेशन को ताकतवर बना रहे होते हैं। लेकिन तभी जिन वाटर स्नेक ने झुओ को घेरा होता है, उनमें से रोशनी चमकने लगती है। यह देखकर यांगबाई पूरी ताकत से फॉर्मेशन को बनाए रखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। झुओ बॉइलिंग ब्लड बर्निंग सोल का अटैक कर उस आइस केज से आजाद हो जाता है। यह देखकर मो जिंग्यू फिर से झुओ पर ब्लेड से हमला करता है, लेकिन इस बार झुओ एक हाथ घुमाकर इतनी पावरफुल फायर फ्लेम निकालता है कि वो सीधा उस बर्ड को हिट करती है और वो बर्ड जलकर खत्म हो जाता है। वहीं मो जिंग्यू समय रहते ही उस बर्ड से कूदकर अपनी जान बचाता है। हम देखते हैं झुओ अब पहले से और पावरफुल बन चुका होता है। उसकी आंखों से भी फायर निकल रही होती है, जिससे वो और भी कूल लग रहा होता है। वो अपना एक हाथ उठाता है और कहता है एक्सप्लोड, जिससे आसमान में
बहुत बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। ये देखकर यांगबाई शॉक होकर कहता है, मेरी 9 येन गहरी दुर्जनता संरचना फेल हो गई। उन एक्सप्लोजन के बाद जो जोर से कहता है, सिटी स्कॉर्चिंग, ब्लेजिंग ब्लॉसम्स, आसमान से येलो कलर के फ्लावर गिरने लगते हैं। ये देखकर एक डिसाइपल हैरान होता है। उसे ऐसा डरते देख दूसरा डिसाइपल शो ऑफ करते हुए उस फ्लावर को पकड़ते हुए कहता है, ये है धधकती कली, बस तीसरे लेवल की दांव कला। देखो, तुम्हारा सीनियर ब्रदर इसे एक हाथ से बुझा देगा। लेकिन वो उसे टच करते ही पूरी तरह से जलने लगता है और राख बन जाता है। ये देखकर यांगबाई चिल्लाकर सारे डिसाइपल से कहता है, मूर्ख, ये झुओ ग्वांगलिए की सिटी स्कॉचिंग ब्लेजिंग ब्लॉसम्स तकनीक है। अभी वाटर एलिमेंट की दांव कला सक्रिय करो ताकि इसका जवाब दे सको और सुरक्षित क्षेत्र बना सको। ये सुन सारे डिसाइपल्स पानी से उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। झुओ का अटैक देखकर जिंग्यू कहता है, ये बहुत शक्तिशाली है और इसका दायरा भी बहुत बड़ा है। लगता है ये सच है कि झुओ ग्वांगलिए ने 19 साल की उम्र में इसी तकनीक से पूरा शहर नष्ट कर दिया था। फिर वो अपने पीछे का बॉक्स खोलता है। उस बॉक्स से बहुत सारे छोटे बर्ड्स बाहर निकलने लगते हैं जो जाकर उन फ्लावर से टकराकर उन्हें ब्लास्ट कर खत्म कर रहे होते हैं। हम आसमान को देखते हैं जहां हर जगह बस वाटर और फ्लावर के टकराने से धमाके ही धमाके हो रहे होते हैं और इससे लिटरली बारिश होने लगती है। ये देखकर वो लड़का कहता है, इतने ताकतवर ये लोग आखिर हैं कौन? वहीं झुओ के बॉडी से बहुत खतरनाक फायर निकल रही होती है। वो एक मंत्र कहता है, अत्यधिक अग्नि की शक्ति, आसमान जलाना, समुद्र उबालना, पूर्वज झुरोंग मेरे माध्यम से प्रकट हो। फिर हाथ घुमाते हुए एक बड़ा फायर ड्रैगन उन डिसाइपल्स पर छोड़ता है और वो ड्रैगन एक एक कर सारे डिसाइपल जलाकर राख कर देता है। फिर यंगबाई की तरफ बढ़ता है, लेकिन मो जिंग्यू बीच में आकर अपने मैकेनिकल पंखों से उस ड्रैगन को रोकता है। लेकिन ड्रैगन की पावर इतनी होती है कि वो दोनों सीधा जमीन पर गिर जाते हैं। खुद को संभालते हुए यंगबाई कहता है, कमबख्त, ये झुरोंग का बीज कहां से आया? वो झुरोंग का असली रूप कैसे इस्तेमाल कर सकता है? मो जिंग्यू अपने मैकेनिकल पंखों की हालत देखता है जो वो हमला रोकते हुए खराब हो चुके होते हैं और वो बॉक्स भी पिघलने लगा होता है। तभी जमीन कांपने लगती है। वो डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। फिर देखता है बहुत बड़े पैर का निशान। वो होता है झुओ के पूर्वज झुरोंग का। फिर झुओ को देखते हैं जो उन दोनों को ललकारते हुए कहता है, आओ मारो मुझे। और हम देखते हैं झुओ ने पूर्वज झुरोंग का ट्रू फॉर्म अचीव कर लिया होता है, जिससे एक बहुत बड़ी फायर बॉडी बन चुकी होती है जिसके दोनों बाजू बड़े बड़े फायर ड्रैगन होते हैं और ये बॉडी झुओ कंट्रोल कर रहा होता है। वो उन दोनों को कहता है, क्या नोबल लिनिएज, क्या जीनियस, तुम मेरी मौजूदगी में ऐसे टाइटल्स पर घमंड करते हो, और उन्हें मारने उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर यंगबाई हवा अंदर लेते हुए कहता है, डरने की जरूरत नहीं। भले ही झुओ ग्वांगलिए के पास झुरोंग का असली रूप है, लेकिन मेरी तीसरी सांस गहरे जमाव की शक्ति उसका सामना कर सकती है। और मुंह से हवा छोड़ता है, लेकिन पहले ही ज्यादा पावर यूज करने की वजह से वो ये अटैक पूरा कर नहीं पाता। गला पकड़कर खांसने लगता है। उसकी ये हालत देखकर पीछे खड़ा मो जिंग्यू कहता है, गोंग यांगबाई, क्या हमें पीछे हटना चाहिए? फिर झुओ कहता है, नदी घाटी में हमारी हार अब तय है। न कोई नदी न कोई सागर मेरे इस राष्ट्रीय अपमान और निजी नफरत को धो सकता है। लेकिन मैं झुओ ग्वांगलिए, ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आते हैं जो फायर की वजह से भाप बन जाते हैं। फिर वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, सिर्फ मैं ही अपने शरीर को मार सकता हूं। सिर्फ झुरोंग ही मेरी सोल को जला सकता है। मेरा महान सिर यहां है। कौन इतना काबिल है कि इसे काट सके? तभी उसकी गर्दन पर एक पर्पल लाइट का स्लैश होता है जिससे उसकी गर्दन कटकर जमीन पर लुढ़कते हुए गिर जाती है। झुओ की कटी गर्दन देखकर यांगबाई हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये किया किसने। तभी वही पर्पल लाइट फिर से चमकती है और उसकी आवाज से वो दोनों इतने पावरफुल होने पर भी सिर पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं वही पर्पल लाइटिंग एक सोर्ड की होती है जो फुल स्पीड से जाकर झुओ का सिर काटकर फिर से अपने मालिक के पास लौट आई होती है। उस सोर्ड के मालिक को देखकर यंगबाई हैरानी से उसका नाम पुकारता है, ली ही। ये होता है जिंग नेशन का ली ही। वो शांत स्वभाव में कहता है, बहुत शोर है। इस पर यांगबाई कहता है, ली ही, हमारे हाइनेस यिंगवू के आदेश से। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही ली बस उनकी तरफ देखता है।
और ये इतना पावरफुल होता है कि उसके देखने भर से ही उन दोनों को पता चल जाता है, अगर एक वर्ड भी मुंह से निकला तो ये सीधा हमारे सिर को ही बीच से काट डालेगा। ये एहसास होते ही यंग बाय फुल स्पीड से जुओं का कटा हुआ सिर उठाता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। उसके साथ मोजिंग्यू भी भाग जाता है। उसके बाद ली ही जुओ की बॉडी को देख रहा होता है, फिर अपने हाथ में एक प्राचीन टोकन निकालता है जिस पर डीमन का फेस होता है। वो टोकन कहता है, अब हमारा हिसाब बराबर। तभी ली ही उस टोकन को फोड़कर चकनाचूर कर देता है। फिर उसकी नजर सामने फायर में लिपटी जुओं की सिर कटी बॉडी पर जाती है। वो अपने हाथ को रोल कर दूरबीन की तरह करता है और आंख पर रखकर उस बॉडी को देखता है। फिर कमर से थोड़ा टेढ़ा होकर हाथ खोलता है और कहता है बूम, जिससे जुओं की बॉडी बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाती है, टुकड़ों में बिखरकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर ली के मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। फिर हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं। उस झोपड़ी के अंदर एमसी हांफते हुए अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी बॉडी दर्द से थर थर कांप रही होती है। तभी उसकी नजर उस मरे हुए बूढ़े के सिर पर जाती है। ये देखकर वो मन में निश्चय करता है, मैं अभी राजी नहीं हूं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। फिर हांफते हुए उस झोपड़ी से बाहर निकलने लगता है। सीढ़ियां चढ़ता है और बाहर के बैटलफील्ड को देखता है। मन में कहता है, भले ही संभावना बहुत कम है, लेकिन मुझे कोशिश करनी ही होगी, और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी उसका थरथर कांपता हुआ पैर सीढ़ी से टकरा जाता है। उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो उस छोटे पहाड़ से नीचे लुढ़कते हुए गिरने लगता है। जहां जुओं की बॉडी पड़ी होती है वहीं आकर रुकता है। बैटलफील्ड को देखकर मन में कहता है, इतने शक्तिशाली व्यक्तियों के लड़ाई में शायद कुछ खजाने छूट गए हों, कुछ ऐसा जो मेरी जान बचा सके। वो कुछ ढूंढने लगता है। मांस के टुकड़े, हड्डियों के बिखरे हिस्से, टूटा हुआ धातु, एक उंगली की हड्डी, आधी लकड़ी की हड्डी, लेकिन कुछ भी काम का नहीं मिलता। निराश होकर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर लाल कपड़े के अंदर रखी एक बोतल पर जाती है। वो उसे थरथराते हाथों से उठाता है और हैरान होकर कहता है, एक पिल की बोतल? उसमें से पिल निकालकर अंदाजे से कहता है, क्या यह हो सकता है? और वो रेड पिल मुंह में डाल देता है। जैसे ही पिल अंदर जाती है, उसके मुंह से गर्म भाप निकलती है। उसकी गर्दन पर फायर कलर की नस उभर आती है। दर्द बढ़ता है। वो दांत पीसकर उसे बर्दाश्त करता है। फिर हाथ पर भी वही फायर कलर की नसें फैल जाती हैं। ये देखकर मन में कहता है, कोई शक नहीं, ये वही है जिसकी मैंने दिन रात तमन्ना की, जो कभी मेरे पास थी, लेकिन अंत में मुझे धोखा देकर भाई ने छीन ली थी। ये है मेरिडियन खोलने वाली पिल। और उस पिल से उसके बॉडी में फायर कलर की बहुत सारी नसें ब्रेन से निकलकर पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। उसके बाद वो अपने पैरों पर आराम से खड़ा हो जाता है और पिल के असर की वजह से उसके शरीर से गर्म भाप निकल रही होती है। फिर वो चमकते हुए सूरज को देखता है और कहता है, जब दाओ मेरिडियन प्रकट होती है, जीवन शक्ति लौट आती है। किस्मत की अनिश्चितता का कोई जवाब नहीं। उसके बाद वो पूरी रात जमीन खोदकर जुओं और उस बूढ़े के लिए कब्र बनाता है और धीरे से कहता है, उस बूढ़े का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मौत के दरवाजे पर संभाला, और उस एल्डर का आभार जिसकी मेरिडियन खोलने वाली पिल ने मेरी जान बचाई। जिसने तुम्हें दफनाया है वो कोई बेनाम आवारा नहीं। मैं जुआंग नेशन के चिंगे काउंटी के मेपलवुड शहर का हूं। मेरा नाम जांग वंग है और हमें एमसी का नाम पता चल जाता है। फिर जुओं की कब्र के सामने झुकते हुए कहता है, तुम स्वर्ग में शांति पाओ। तभी जुओं की कब्र से गोल्डन लाइट निकलने लगती है और जांग के सामने एक मून के आकार की गोल्डन रिंग बनने लगती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो उस रिंग को अपने हाथों में पकड़कर कहता है, ये क्या है? तभी उसकी आंखों में एक अलग ही रेड लाइट चमकती है और अचानक वो एक बिल्कुल अलग जगह आ जाता है। वो जगह अंतरिक्ष जैसी दिख रही होती है। इधर उधर देखकर वो कहता है, मैं कहां आ गया? तभी उसकी नजर ब्लू लाइट में चमक रहे इंसान पर जाती है, जो एक येलो कॉलर के फॉर्मेशन के सेंटर में खड़ा होता है। जांग उसे देखकर कहता है, अरे सुनिए, नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूं? लेकिन तभी एक आवाज जो सुनाई देती है, डाओ सोर्स के लिए फीडबैक अपर्याप्त। फिर अचानक उसके सामने दो ऑप्शन प्रकट होते हैं। एक तरफ लिखा होता है डाओ सिमुलेशन प्लेटफॉर्म, उसके नीचे 18वीं सील, 17वीं सील, 16वीं सील और ऐसे करते करते 14वीं सील तक, और दूसरी तरफ स्वॉर्ड डिस्कशन प्लेटफॉर्म, उसके नीचे लिखा होता है 3rd ग्रेड सील, 4th ग्रेड सील और ऐसे करते करते 7वीं ग्रेड सील तक। ये सब देखकर
उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर उसके सामने एक स्क्रोल खुलता है। उसे पढ़कर जांग कहता है, 9वीं ग्रेड स्वॉर्ड डिस्कशन प्लेटफॉर्म, फर्स्ट लेवल डाउ सिमुलेशन प्लेटफॉर्म, डॉट डॉट डॉट। वो सोच ही रहा होता है कि अचानक एक ताकत उसे उस ब्लू लाइट में चमक रहे इंसान की तरफ खींचने लगती है, और जब वो उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि वो ब्लू लाइट वाला इंसान बिल्कुल उसी जैसा दिखता है, और जैसे ही वो उससे मिल जाता है उसके कपड़े बदल जाते हैं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आती है, डोंगजन शू ब्लेस्ड लैंड के मास्टर का सम्मानपूर्वक स्वागत। अपने बदले कपड़े देखकर जांग कंफ्यूजन में कहता है, क्या हो रहा है ये सब? और वो अब फॉर्मेशन के सेंटर में होता है, जिससे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और ढेर सारी इंफॉर्मेशन एक साथ उसके दिमाग में घुसने लगती है। उसे बताया जाता है, ये है तैक्शु इल्यूजरी रेल्म। यहां सब कुछ सिमुलेशन है। तुम्हारे असली शरीर को नुकसान पहुंचाने के अलावा बाकी सब कुछ हकीकत जैसा ही है। फिर दाओ सिमुलेशन प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दी जाती है। मार्शल तकनीक और दाओ कलाओं का अभ्यास और परिष्कार करने की जगह है। इस सिमुलेशन को यूज करने के लिए मेरिट की जरूरत होती है। फिर सोर्ड डिस्कशन प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाता है। यह विशेष रूप से तैशु इल्यूजरी रेल्म में घूमने और अन्य कल्टीवेटर्स से मुकाबला करने के लिए होता है। फिर मेरिट के बारे में समझाया जाता है। मेरिट ज्यादातर युद्ध से कमाया जाता है। समान स्तर के प्रतिद्वंद्वी से लड़ाई में जीतने पर मेरिट बढ़ता है और हारने पर घटता है। ऊंचे स्तर को चुनौती देने पर अतिरिक्त मेरिट बोनस मिलता है। युद्ध के अलावा कुछ विशेष ब्लेसेड लैंड्स भी समय समय पर मेरिट उत्पन्न करती हैं। 72 ब्लेसेड लैंड्स में सबसे निचली डोंगहाई माउंटेन ब्लेसेड लैंड्स हर महीने 100 मेरिट पॉइंट पैदा करती है। लास्ट की 36 ब्लेसेड लैंड्स में हर एक रैंक ऊपर जाने पर 10 मेरिट पॉइंट बढ़ते हैं, यानी 100 की जगह 110। और ऊपर की 36 ब्लेसेड लैंड्स में एक रैंक बढ़ने पर 100 मेरिट पॉइंट बढ़ते हैं। और जहां जांग अभी है वो है डोंगजन शू ब्लेसेड लैंड्स। ये 23वें स्थान पर है और हर महीने 1850 मेरिट पॉइंट पैदा करती है। फिर उसके सामने एक घड़ी जैसी चीज आती है, जिससे उसे पता चलता है 30 दिन में एक चैलेंज आएगा। अगर हार गया तो पदावनति होगी। फिर से जांग वापस उसी झोपड़ी के सामने आ जाता है और अभी कुछ समय पहले जो हुआ था उसे याद करके कहता है, तैशु इल्यूजरी रेल्म सचमुच अगम्य है। हालांकि ये सारी जानकारी मेरे मन में उमड़ रही है, लेकिन इसे पूरी तरह समझने के लिए अभी भी समय और अनुभव चाहिए। फिर हाथ में पकड़ी मून जैसी रिंग को देखकर कहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है दाओ एकेडमी में लौटना, वो भी इनर कोड की परीक्षा से पहले। फिर अपनी मुट्ठी कसकर कहता है, मुझे मारने की कोशिश कर रहे भाई से बदला लेना है, पुराने हिसाब चुकता करने हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो पूरा कमेंट सेक्शन नेक्स्ट पार्ट से भर दो, जिससे मुझे उसे जल्दी बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। और अगर ये पार्ट आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अभी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जो भी मेरी योनहो वाली सीरीज देख रहे हैं उनके लिए, और जिन्होंने वो सीरीज नहीं देखी जरूर देखना। उसमें एक्शन और कॉमेडी भर भर के हैं। उसकी लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मैंने उसके अब तक 10 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं और बहुत सारे लोग नेक्स्ट चैप्टर की मांग कर रहे हैं, लेकिन नया चैप्टर अभी तक राइटर की तरफ से आया नहीं है। जैसे ही आएगा तुरंत डाल दूंगा। तब तक इस सीरीज के मजे लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।